नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 5 का भाग 6 आपको बताया जाएगा। अध्याय 5 जो आपका दिया गया वंशगत एवं विविधता के सिद्धांत, जिसमें भाग 5 तक आपको बता दिया गया है। आज आपको भाग 6 के बारे में बताया जाएगा। अब भाग 5 में क्या बताया गया हम एक बार उसको बता देते हैं। भाग 5 में आपको मेंडल के नियम के विचलन बताए गए थे, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जो मेंडल के नियम से विचलित हो जाती है। जो मेंडल ने नियम प्रतिपादित किया था, यानी मेंडल जी ने जो नियम दिया था उससे हट करके जो लक्षण प्रकट होते हैं वह आपको भाग 5 में बताया गया। जैसे अपूर्ण प्रभाविता और बहुविकल्पता, सह प्रभाविता, ये सारी चीजें आपको भाग 5 में बताई गई। अब आपको जो है भाग 6 के बारे में बताया जाएगा और भाग 6 में आपको लिंग निर्धारण के बारे में बताया जाएगा। लिंग निर्धारण क्रियाविधि, किस तरीके से लिंग निर्धारण होता है जीवों में। तो जो टॉपिक है आज का वह है लिंग निर्धारण की क्रियाविधि। लिंग निर्धारण की क्रियाविधि, ठीक। आज आपको पढ़ना है लिंग निर्धारण की क्रियाविधि। हम देखते हैं कि किस तरीके से लिंग निर्धारण होता है। जैसे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को देखने के लिए सबसे पहले हमको किस चीज को जानना होता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है। जब हम गुणसूत्रों की संख्या को जान लेते हैं तब हमें लिंग निर्धारण की क्रिया के बारे में जान सकते हैं। अब इसी को जानने के लिए हम देखेंगे किस तरीके से लिंग निर्धारण का कार्य होता है। मनुष्य में या अन्य जंतुओं में किस तरीके से लिंग निर्धारण देखा जाता है, आज आपको यह बताया जाएगा। अब लिंग निर्धारण लैंगिक जन्म की क्रिया के द्वारा होता है। अब लैंगिक जन्म की क्रिया में किस तरीके से नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं और उन्हीं नर युग्मकों और मादा युग्मकों में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाया जाता है। और वही क्रोमोसोम क्या करते हैं, नर से और मादा से दोनों क्रोमोसोम आपस में मिल करके, नर और मादा दोनों के क्रोमोसोम आपस में मिल करके एक युग्मक का निर्माण करते हैं। नर अलग युग्मक का निर्माण करता है, मादा अलग युग्मक का निर्माण करती है। उसी तरह जब दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों आपस में संलयित हो जाते हैं, मिल करके एक युग्मनज बनाते हैं, इसे जायगोट कहते हैं। और वह जायगोट डेवलप करके किसका निर्माण करता है, शिशु का निर्माण करता है। उसी को देखना है। जैसे मानव में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी पाई जाती है, 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र क्या होते हैं, 46 गुणसूत्रों को दो भागों में बांटा गया। एक जो है, एक को हम कह सकते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 को दो भागों में बांटा गया। एक जो हुआ 44 गुणसूत्र जो होते हैं, 44 गुणसूत्र, इसे कहते हैं दैहिक गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र या इसी को कायिक गुणसूत्र भी कहते हैं। और इसको इंग्लिश में ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम। अब जो 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसे दैहिक या कायिक या ऑटोसोम कहा जाता है। ये नर और मादा में एक समान होते हैं, यानी नर में भी 44 और मादा में भी 44 होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता, जैसे एक समान से। जैसे मान लेते हैं इसी तरीके से कितने पाए गए, इस तरीके से कुल 44 गुणसूत्र पाए जाएंगे जो नर और मादा में एक समान होते हैं। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं। दूसरा जो पाया जाता है वो कितने पाए जाते हैं, 2। कितने पाए जाएंगे, 2 गुणसूत्र पाए जाएंगे।
और ये दो गुणसूत्र जो होते हैं इन्हें लैंगिक गुणसूत्र कहा जाता है या इसे सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम या इसे एलोसोम भी कहा जाता है, एलोसोम भी कहते हैं। चाहे हम इसे क्या कह सकते हैं, लैंगिक गुणसूत्र कह सकते हैं या सेक्स क्रोमोसोम कह सकते हैं या एलोसोम कह सकते हैं। ठीक है, लैंगिक जैसे इसमें देखा गया कि क्या रहे, 44 के 44 गुणसूत्र एक समान रहे। ठीक है, यानी इसमें जितने भी दैहिक गुणसूत्र जो होते हैं चाहे वह नर हो या मादा, दोनों में कैसे होते हैं, समान होते हैं। जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं नर और मादा में एक समान पाए जाते हैं, और जो लैंगिक गुणसूत्र होता है वह नर में और मादा में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मान लेते हैं मादा में क्या होता है, XX होता है, जो क्या होते हैं एक समान पाए जाते हैं, और इसमें एक X होता है दूसरा Y होता है। इसमें क्या होते हैं, XY ये असमान होते हैं। देख रहे हैं ना, इनके दोनों युग्मक क्या है, समान है, और इनके दोनों युग्मक असमान है। तो जो लैंगिक गुणसूत्र होता है असमान पाए जाते हैं, नर में अलग और मादा में अलग पाए जाते हैं। अब यहाँ पर दो गुणसूत्र मतलब 4 दिखाया गया, यह भी सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर 44 है, 2 दिखाया गया। 44 मतलब इसको जोड़े में दिखा देते हैं। 46 मतलब कितना जोड़ा होता है, 23 जोड़ी। गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में कुल 23 जोड़ी होती है। 23 में से 23 में 22 जोड़ी जो होती है, 22 जोड़ी ये दैहिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। 22 दूनी 44, कुल कितने गुणसूत्र हुए, 44 गुणसूत्र, यानी 22 जोड़ी। उसके बाद यह कितना होता है, 1 जोड़ी। 1 जोड़ी गुणसूत्र होता है। अब 1 जोड़ी जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक जोड़ी मतलब ये सब क्या है, 1 जोड़ी है। ठीक है, 1 जोड़ी गुणसूत्र है। 1 जोड़ी गुणसूत्र लैंगिक गुणसूत्र जो होता है या लिंग गुणसूत्र कहते हैं इसे। ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। ठीक है, जो लिंग गुणसूत्र होता है वह 1 जोड़ी पाया जाता है। ठीक है, 1 जोड़ी मतलब, या चाहे हम इसको देख सकते हैं, जैसे 1 जोड़ी मतलब यही, अगर नर होगा, नर का निर्माण होगा तो XY, और अगर मादा का निर्माण होगा तो XX। ठीक है, यही 1 जोड़ी पाए जाएंगे। अगर जैसे फिर से देख लेते हैं, अगर फीमेल बनेगा तो XX, और अगर मेल बनेगा तो एक X और दूसरा Y होता है। कितना समझ में आया? तो इस तरीके से क्या होता है, लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में। अब हमको देखना है कि गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है। कितना समझ में आया? अब हम आपको बताते हैं कि गुणसूत्रों द्वारा किस तरीके से लिंग निर्धारण होता है। गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है, हम इसको देखेंगे। यही हमको देखना है। लिंग निर्धारण की क्रियाविधि में अब तक आपको बताया गया कि किस तरीके से गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मानव में बताया गया, मानव में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जो होते हैं, 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र दैहिक कहे जाते हैं, दैहिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र कहे जाते हैं, जिसे ऑटोसोम कहा जाता है। जो दूसरा होता है जो 2 पाए जाते हैं, यानी उसमें कितने गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र यानी 1 जोड़ी होता है, वे लिंग गुणसूत्र कहे जाते हैं, जिसे सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम कहते हैं। अब हमको देखना है कि गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है। अब हम इसके बारे में देखेंगे किस तरीके से लिंग निर्धारण का कार्य देखा जाता है। तो पहला इसमें होगा
एग्जाम्पल के तौर पर हम पहला देखेंगे, जैसे यक्स यक्स और यक्स वाई गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण। यक्स 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 वाई द्वारा यक्स वाई गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण। गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण, ठीक है। क्या देखना है हमको, यक्स यक्स और यक्स वाई गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण कि किसमें किसमें यक्स वाई और यक्स यक्स गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। जैसे मनुष्य एवं ड्रोसोफिला मक्खी। ड्रोसोफिला मक्खी यानी मनुष्य और ड्रोसोफिला मक्खी में क्या होता है, यक्स यक्स और यक्स वाई गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण होता है। हम देखते हैं कैसे होता है। जैसे एक क्या हो गया यक्स यक्स और दूसरा यक्स वाई हो गया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं यह है मादा। मादा में क्या पाया जाता है, यक्स यक्स होता है और नर में यक्स वाई होता है, ठीक है। क्या हुआ, मादा में यक्स यक्स और नर में यक्स वाई। अब क्या करते हैं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। एक यक्स और दूसरा भी यक्स, दो युग्मक बने। अब उसी तरीके से इसमें भी क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा, एक यक्स दूसरा वाई होगा। अब किस तरीके से इसमें लिंग निर्धारण होता है उसको हम देख लेते हैं। जैसे एक एक्स, ठीक है, एक एक्स इधर और एक वाई, ठीक। और उसी तरीके से एक एक्स और एक एक्स, ठीक है, एक्स एक्स और फिर उस तरीके से एक एक्स और दूसरा वाई, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, एक मादा और यह नर और यह भी मादा और यह भी नर। तो इस तरीके से क्या होता है, गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण की क्रिया, यानी यक्स यक्स और यक्स वाई गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण इस तरीके से होता है। यानी अगर एक यक्स इसके साथ मिलता है तो मादा का निर्माण करता है, दूसरा यक्स अगर इस वाई के साथ मिलता है तो किसका निर्माण होता है, नर का। और उसके बाद फिर यह यक्स अगर यक्स के साथ मिलता है तो क्या होता है, मादा का। और फिर यह वाई के साथ मिलता है तो नर का निर्माण होता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कितना 1:, यानी 50 टोटल कह सकते हैं हम इसे, 50% नर और 50% मादा बनता है, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर आगे गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण में जैसे अब तक देखा गया किसमें, मनुष्य एवं ड्रोसोफिला में। तो कुछ और जो जीव पाए जाते हैं उनमें किस तरीके से लिंग निर्धारण होता है हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे किसके द्वारा, यक्स यक्स और यक्स ओ, ये जीरो कह सकते हैं हम इसे, किसके द्वारा, यक्स यक्स और यक्स जीरो गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है इसको देखते हैं। यह जो यक्स यक्स और यक्स जीरो होता है उनमें किस प्रकार के जंतुओं में इस तरह का लिंग निर्धारण देखा जाता है, एग्जाम्पल हम देख लेंगे। किसमें ऐसा देखा जाता है, टिड्डी में, खटमल में और कृमियों में। टिड्डी, खटमल और कृमियों, ठीक है। यानी अब ये क्या है,
x है और यह भी x है, और ये क्या है, x है और 0 है। 0 का मतलब है कि जब क्या हो, यह अकेला पाया जाए, जब ये क्या हो, सिंगल हो, एक हो, तब उसके साथ 0 लगाया जाता है, जिसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो x किसमें पाया जाएगा, मादा में पाया जाएगा, और अकेला जो सिंगल x होता है वो किसमें पाया जाता है, नर में होता है। अब देखेंगे इसमें किस तरीके से टिड्डी में, खटमल में और रीमू में किस तरीके से लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, इसे मान लेते हैं मादा और यह क्या है, नर है। दोनों क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या बनते हैं, इसमें युग्मक बनेगा, यहाँ पर x, यहाँ पर 0। अब उसी तरीके से क्या बनेगा, यहाँ पर x, और दूसरा क्या बनेगा, x0, फिर x, फिर x0। यहां पर भी वही कंडीशन, यानी 50% क्या हुआ, नर हुआ, 50% क्या हुआ, मादा हुआ। देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, नर गुणसूत्र, और इसे कहते हैं मादा का गुणसूत्र। यानी टिड्डी में, खटमल में और कृमियों में इस तरीके से लिंग निर्धारण की क्रिया देखी जाती है, यानी मादा, नर, मादा और नर बनते हैं। ठीक, तो अगला ये आपका दूसरा रहा। ठीक है, ये दूसरा रहा। अब हम देखेंगे किसके बारे में, तीसरे के बारे में। ठीक है, तीसरे में किस तरीके से होता है, अब उसको हम देखते हैं। तो तीसरी अवस्था होती है लिंग निर्धारण की गुणसूत्रों द्वारा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि ZW और ZZ, तीसरा है ZW और ZZ, गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है। अब जो ZW गुणसूत्र होता है वह मादा में पाया जाता है, और जो ZZ गुणसूत्र होता है वह नर में पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल होगा, यानी किसमें इस तरीके का गुणसूत्र पाया जाता है, जैसे कह सकते हैं कीटों में, मछलियों में, और जो सरीसृप पाए जाते हैं उन सब में इस तरीके का गुणसूत्र पाया जाता है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कीटों में, मछली में और सरीसृपों में। ठीक है, इस तरीके से गुणसूत्र पाया जाता है, यानी इस तरीके से लिंग निर्धारण का कार्य होता है। हम देखें किस तरीके से देखा जाता है इसके द्वारा लिंग निर्धारण की क्रिया। तो पहला ZW और ZZ, यह क्या है, मादा है, और यह क्या है, नर है। अब युग्मक बनेगा। ठीक है, दोनों में युग्मक का निर्माण होगा, एक बनेगा Z और दूसरा बनेगा W, यहाँ पर Z और यहाँ पर Z बनेंगे। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से इसमें लिंग निर्धारण होता है। अब इस तरीके से हम देखेंगे, ये क्या बनेगा, ZZ, और दूसरा क्या बनेगा, ZZ, और इधर क्या बनेगा, ZW, और यहां क्या बनेगा, ZW। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, युग्मक इसे कहेंगे, सॉरी ये क्या है, जनक की कोशिका से क्या हुआ, युग्मक बना, सॉरी नर युग्मक बना, मादा युग्मक बना और नर युग्मक बना। अब मादा युग्मक और नर युग्मक में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे युग्मक का निर्माण हुआ। वह युग्मक क्या किया, किस तरीके से युग्मकों में, इनके गुणसूत्रों में किस तरीके से लिंग निर्धारण का कार्य देखा जाता है। यहाँ पर क्या बना, नर 50% नर और 50% क्या हुए, मादा का निर्माण हुआ। ठीक, यह अवस्था है। अब हम आपको बताते हैं चौथा स्टेप, यानी चौथा तरीका। चौथे में किसमें देखा जाता है लिंग निर्धारण का कार्य। ठीक है, अब जो अगला होगा उसमें किस तरीके से लिंग निर्धारण देखा जाता है। चौथी अवस्था
ZO या Z0 और ZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण ऐसा किसमें देखा जाता है? एग्जाम्पल देख लेंगे। ऐसा तितलियों में और मॉथ में, तितली और मॉथ। तितली और मॉथ में इस तरीके से देखा जाता है। ZO और ZZ पाए जाते हैं। इसमें देखेंगे किस तरीके से ZO और ZZ। ZO यानी मादा में क्या पाया जाता है? Z यानी मादा में अकेला पाया जाता है। वो मतलब जीरो, सॉरी इसको जीरो हम कह सकते हैं, जिसका रोल प्ले बहुत नहीं होता है, सिर्फ ये अकेले ही क्या करता है? नरयुग्मक का मादा युग्मक का निर्माण करता है। ठीक है। अब अच्छा एक चीज इसमें आता है मॉथ, जो एग्जांपल है तितली और मॉथ। तो मॉथ जो है वह भी एक कीट ही है। जैसे आप देखे होंगे दीवारों पर चिपका रहता है इस तरह तितलियों के समान, इस तरीके से रहता है, दीवारों पर चिपका रहता है, जो जल्दी भागता नहीं है। ठीक है। तो इसी तरीके से मॉथ पाए जाते हैं, तितली के समान ही होता है, जो दीवारों पर चिपके रहते हैं, जल्दी भागते नहीं हैं। तो इनमें किस तरीके से लिंग निर्धारण होता है? इसमें मादा और ये होगा नर। तो इसमें किस तरीके से होगा? वही प्रक्रिया, क्या बनेगा? युग्मक बनेगा। अब युग्मक क्या बनेगा? Z और O असूत्र विभाजन की क्रिया के द्वारा यहाँ पर ZZ बनेगा। अब एक Z इसके साथ ZZ बनाएगा और दूसरा इसके साथ ZZ बनाएगा। एक O इसके साथ ZO और दूसरा इसके साथ। ठीक है। तो 50% नर और 50% मादा का निर्माण होता है। तो यह आपने देखा अभी तक क्या हुआ? गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है। जैसा कि आपको मनुष्य से लेकर के तमाम जो कीट पतंगे होते हैं, सरीसृप होते हैं, उनमें बताया गया किस तरीके से लिंग निर्धारण का कार्य होता है। तो अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से पहली जो अवस्था थी लिंग निर्धारण क्रिया विधि में, आपको बताया गया कि लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला जो होता है वह दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। उनको दो भागों में बांटा गया, दैहिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र जो होते हैं सभी में एक समान पाए जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे। जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं सब में एक समान पाए जाते हैं, और जो लिंग गुणसूत्र है सब में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे नर में आपने देखा, मनुष्य में देखा, मनुष्य में क्या हुआ? एक XX और दूसरा XY, यानी मादा में XX और नर में XY। उसी तरह से तमाम प्रकार के आपको कीट एग्जाम्पल दिए गए, तमाम प्रकार के जंतुओं के बारे में एग्जाम्पल दिया गया, और उन जंतुओं में किस तरीके से नर गुणसूत्र पाया जाता है और मादा गुणसूत्र पाया जाता है वो आपको दिखाया गया। अब हम आपको बताते हैं इसकी जो दूसरी अवस्था है, पहली गुणसूत्रों द्वारा होता है, दूसरा द्विगुणित अगुणित क्रिया विधि द्वारा किस तरीके से लिंग निर्धारण देखा जाता है। द्विगुणित अगुणित क्रिया विधि। द्विगुणित अगुणित क्रिया विधि द्वारा किस तरीके से लिंग निर्धारण होता है। तो हम आपको बता रहे थे द्विगुणित अगुणित क्रिया विधि द्वारा लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। उदाहरण इसका क्या होगा? एग्जाम्पल जो होगा ऐसा देखा जाता है कुछ चींटियों में, ऐसा एग्जाम्पल चींटियों और मधुमक्खी में देखा जाता है। चींटियों एवं मधुमक्खी में देखा जाता है। ठीक है। अब जो द्विगुणित अगुणित क्रिया विधि होती है चींटी और मधुमक्खी में देखा जाता है, तो हम आपको किसके बारे में बताते हैं? मधुमक्खी के बारे में बताते हैं किस तरीके से लिंग निर्धारण का कार्य होता है। अब मधुमक्खी में हम देखते हैं कि इनमें 3 प्रकार की जो मधुमक्खियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 प्रकार की पाई जाती हैं। पहली जो होती है
उसे रानी मधुमक्खी कहते हैं। रानी मधुमक्खी कहा जाता है, इसे क्वीन कहते हैं। ठीक है, इसे क्वीन कहा जाता है। और एक क्या कैसे होते हैं, द्विगुणित होती हैं, द्विगुणित होती हैं, यानी इसमें 2n पाया जाता है। 2n कंडीशन में होती है, डिप्लॉयड कंडीशन में होती हैं। ठीक है, जो दूसरी होती है जिसे श्रमिक मक्खियां कहा जाता है। श्रमिक मधुमक्खी, और इसे कहते हैं वर्कर, इसे वर्कर कहा जाता है। और ये भी क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। श्रमिक भी क्या होती है, द्विगुणित होती है, यह भी 2n होगा। और जो लास्ट होता है तीसरा, वह होता है, उसे कहते हैं नर या ड्रोन कहा जाता है। क्या कहेंगे, नर, या इसी को ड्रोन कहा जाता है। अब जो नर होता है, ये जो जिसे ड्रोन कहा जाता है, नर या ड्रोन जो होते हैं वे अगुणित होते हैं। ऐसे होते हैं, अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी गुणसूत्र ए डिप्लॉयड नहीं होते। जैसे डिप्लॉयड का मतलब और हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, जब कोई युग्मक जिनमें 2 युग्मक पाए जाए। ठीक है, जैसे एक जीन के 2 एलील, एक जीन के 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से द्विगुणित मतलब 2 पहलू। ठीक है, जैसे एक एक्स और दूसरा एक्स। ऐसा कब देखा जाता है, जैसे जब युग्मक जनन की प्रक्रिया आती है तो क्या होते हैं, नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक जो होता है आपस में जब संलयित हो जाते हैं, मिल जाता है, तो वहां पर द्विगुणित कंडीशन देखी जाती है, चाहे जिसमें आप देख लीजिए। तो उसी को जब 2 गुणसूत्र होते हैं वहां पर, तो उसे द्विगुणित कहा जाता है, यानी डिप्लॉयड कहते हैं। अब अगुणित यानी जिसमें एक गुणसूत्र पाया जाए, सिर्फ सिंगल गुणसूत्र पाए जाए, तो इसमें क्या होता है, जो नर या ड्रोन पाई जाती है मधुमक्खियां, उसमें अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है। बाकी श्रमिक और रानी मधुमक्खी में द्विगुणित गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं किस तरीके से अगुणित द्विगुणित अगुणित क्रिया विधि द्वारा लिंग निर्धारण का कार्य किस तरीके से देखा जाता है। तो पहले हम देखेंगे, एक पहले लिखेंगे रानी मक्खी और दूसरा क्या होगा, नर या ड्रोन जिसे कहते हैं। ठीक है, अब ड्रोन का कार्य, अब इसमें हम एक एक का कार्य देख लेते हैं। पहले जो रानी मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी छत्ते में सिर्फ एक ही पाई जाती है। कितना, छत्ते में सिर्फ एक ही पाई जाती है, और इनका कार्य होता है छत्ते, और ये सिर्फ क्या करती है, पूरी छत्ते पर राज करती है, अकेली होती है पूरी छत्ते पर राज करती हैं। तो रानी मधुमक्खी। ठीक है, और जो श्रमिक होती है, ये श्रमिक से ही, वर्कर मतलब श्रमिक से ही यह स्पष्ट होता है, यह क्या करती हैं, यह श्रमिक मधुमक्खी जो होती हैं बहुत श्रम करती हैं, यानी श्रम अत्यधिक करती हैं। इनका कार्य होता है कि फूलों से नेक्टर को लाना। ठीक है, फूलों से नेक्टर को ला करके संचित करती हैं, इकट्ठा करने का कार्य करती हैं, जो मधु का निर्माण करता है, मधु बनता है। ठीक है, और अगला जो नर होता है या जो ड्रोन पाए जाते हैं, नर का काम सिर्फ क्या होता है, रानी मक्खी के साथ निषेचन करना। इनका सिर्फ एक ही कार्य होता है। ठीक है, नर के साथ, रानी मक्खी के साथ क्या करना, निषेचन करना, सिर्फ इनका कार्य होता है। किसका, ड्रोन का या नर मधुमक्खी का। अब हम देखते हैं किस तरीके से रानी और ड्रोन, या जिसे नर कहते हैं, नर या ड्रोन। ठीक है, अब जो नर या ड्रोन पाया जाता है, अब रानी मधुमक्खी क्या होती है, द्विगुणित होती है, इसमें 2n पाया जाता है, और इसमें क्या पाया जाएगा, सिर्फ सिंगल n पाया जाता है, हैप्लॉइड होते हैं। अब इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करते हैं, एक युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये क्या बना, युग्मक बना, हैप्लॉइड हुआ, युग्मक बनता है। अब इनमें क्या होता है, ये तो वैसे ही सिंगल है, और इसमें अगर आधा आधा बढ़ जाएगा तो क्या ये एक भी युग्मक का निर्माण कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और जिससे क्या होता है, यन बना रहता है। ठीक, अब
इसमें हम देखेंगे जो यहाँ पर युग्मक बना और जो यहाँ पर बनता है, अब दोनों क्या होंगे, दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, रानी मक्खी का। ठीक है, जैसे बताया गया ऐसे क्या करते हैं, जो ड्रोन होता है, नर होता है, इनका कार्य सिर्फ होता है निषेचन करना, जनन करना। रानी मक्खी के साथ सिर्फ नर जो होते हैं जनन ही करते हैं, इसके अलावा उनका कोई कार्य नहीं होता है। अब यहाँ पर बनेगा क्या, रानी मक्खी बनेगी। ठीक है, रानी जो कैसी होती है, द्विगुणित होती है। ठीक है, जो द्विगुणित होती है। ठीक है, यहां पर हम लिख लेंगे 2n। ठीक, द्विगुणित होती है। तो यहां पर हमने आपको बताया कि नर यानी रानी मक्खी का एक युग्मक और ड्रोन का युग्मक दोनों मिलकर क्या करते हैं, रानी मक्खी का या किसका, श्रमिक का, श्रमिक मधुमक्खी का, श्रमिक का निर्माण करते हैं, जो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, रानी मधुमक्खी और जो श्रमिक होती है, यानी किसके द्वारा, ड्रोन और रानी के निषेचन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है, रानी मक्खी का या श्रमिक मक्खी का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से, अब इसमें नर का निर्माण किस तरीके से, ड्रोन कैसे बनता है, इसको हम देखते हैं। जो नर बनता है वो किसके द्वारा, इसमें एक गुणसूत्र बचा, अब इसके द्वारा एक युग्मक बचा, अब इसके द्वारा किसका निर्माण होता है, ड्रोन का निर्माण। यह अकेले किसका निर्माण करता है, ड्रोन का, क्योंकि बताया गया ड्रोन में क्या होते हैं, अगुणित पाए जाते हैं, हैप्लॉयड होता है। यह किसका, नर या ड्रोन का निर्माण करता है। ठीक है, नर या ड्रोन का निर्माण करता है। अब इसमें जैसे आपको बताया गया कि इसके द्विगुणित होते हैं, रानी मक्खी जो होती है वह स्वतः क्या कर सकती है, रानी मक्खी का निर्माण कर सकती है। ठीक है, क्योंकि द्विगुणित होता है, तो यह और बाकी जो नर होते हैं वह किस तरीके से नर का निर्माण जनन की क्रिया के द्वारा होता है, यह आपको दिखाया गया। अब हम इसमें देख सकते हैं कि जो रानी मक्खी होती है वह अकेली किसका निर्माण कर रही है, ड्रोन का निर्माण कर रही है। इसका अगुणित जो गुणसूत्र पाया जा रहा है वो किसका निर्माण कर रहा है, ड्रोन का निर्माण कर रहा है। लेकिन एक क्रिया इसमें कौन सी आती है कि यह द्विगुणित कंडीशन में होने के नाते रानी मक्खी स्वतः क्या कर सकती है, रानी मक्खी का निर्माण कर सकती है। और उस क्रिया को क्या कहते हैं, रानी मक्खी, यानी रानी मक्खी का निर्माण स्वतः कर सकती है, जिसे अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहा जाता है, या हम इसे कह सकते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। इस तरीके से क्या होता है, चींटियों में या मधुमक्खी में नर या ड्रोन का निर्माण, रानी मक्खी का निर्माण, श्रमिक का निर्माण इस तरीके से इस अवस्था के द्वारा देखा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद का टॉपिक इसके दूसरे भाग में यानी इसके 7वें भाग में बताया जाएगा। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में जिसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोग आंसर नहीं देते हैं तो अच्छे से पढ़ा करिए। आंसर जो होता है इसी में छिपा रहता है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सरल तरीके से पूछा जाता है, तो आंसर इसी में छिपा रहता है। एक बार पढ़िए, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक बार पढ़िए, तो आंसर इसी में से मिलेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करिए और वीडियो को देखिए। आपको अच्छा लगे उसको लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी भाग इसका जो चैप्टर जो पार्ट बनाया जाए वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो क्वेश्चंस जो हैं इसका आंसर आपको देना है, नोट कर लेंगे। ZW और ZZ, पहला क्वेश्चन जो होगा ZW और ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें होता है। ZW और ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे। जब मादा युग्मक से बिना निषेचन के ही नया संतान उत्पन्न होता है
तो उस निषेचन को क्या कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।